Hello friends, myself Dr. Ankita Gupta, Assistant Professor in Economics, Government Girls College सिकंदरा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम शाख नियंत्रण के मात्रात्मक उपाय पढ़े थे अब हम इसमें शाख नियंत्रण के गुणात्मक उपाय देखेंगे। तो शाख नियंत्रण के गुणात्मक उपायों के अंतर्गत वे उपाय आते हैं जिसके अंतर्गत विशेष उद्देश्यों के लिए शाख को नियंत्रण का काम किया है। मतलब मात्रात्मक उपाय तो सबके लिए सेम काम करता है, लेकिन गुणात्मक उपाय तो पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए शाख नियंत्रण करने का काम करते हैं। शाख नियंत्रण के सामान्य उपाय शाख की लागत व शाख की कुल मात्रा को प्रभावित करते हैं, जबकि विशिष्ट नियंत्रण के उपाय उपलब्ध शाख की पूर्ति के वितरण को प्रभावित करते हैं। शाख नियंत्रण के विशिष्ट साधनों का उद्देश्य ऐसी क्रियाओं को हतोत्साहित करना होता है जो अनावश्यक अथवा कम आवश्यक होती है। भारत में इन साधनों का उपयोग खाद्यान्न व आवश्यक कच्चे माल जैसी वस्तुओं में सट्टेबाजी व संग्रह आदि को रोकने के लिए किया गया है। इन्हें सामान्य शाख नियंत्रण के उपायों के साथ अपनाया जाता है और इनका उपयोग करके विशेष प्रकार की वस्तुओं की कीमतें स्थिर की जा सकती है। भारत में विशिष्ट शाख नियंत्रणों का उपयोग समय समय पर खाद्यान्नों, तिलहनों, कपास, चीनी, वनस्पति तेल व अन्य वस्तुओं में सट्टेबाजी को रोकने के लिए किया गया है। इनके लिए विशेषतः न्यूनतम मार्जिन की विधि अपनाई जाती है। फर्स्ट है न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं। न्यूनतम मार्जिन, इसमें फर्स्ट है न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं। न्यूनतम मार्जिन होता है हम किसी वस्तु के लिए शाख देने के लिए न्यूनतम मार्जिन को निर्धारित करते हैं। अगर मान लो हमने उस पर न्यूनतम मार्जिन को बढ़ा दिया तो उस पर मिलने वाला उधार कम हो जाएगा। इसे इस प्रकार स्पष्ट व्यक्त किया जाता है, न्यूनतम मार्जिन को बढ़ाने से उस वस्तु विशेष के लिए शाख की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उस वस्तु में सट्टेबाजी व संग्रह कम होने लगता है। मान लीजिए किसी वस्तु पर न्यूनतम मार्जिन 40% है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि बैंक उस वस्तु के आधार पर 60% तक कर्ज दे सकते हैं और शेष 40% राशि स्वयं व्यवसाय को लगानी होगी। अब यदि न्यूनतम राशि को 40% से बढ़ाकर 50% कर देंगे तो उधार की राशि भी 60% से घटकर 50% पर आ जाएगी, जिससे शाख की मात्रा कम हो जाएगी। कहने का आशय यह है कि मूल्य बढ़ाने पर न्यूनतम मार्जिन बढ़ा दिए जाते हैं और मूल्य घटाने की स्थिति में ये घटा दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें उधार की न्यूनतम दरें। केंद्रीय व व्यापारिक बैंकों को उधार देने की न्यूनतम दरों को बढ़ाकर भी शाख नियंत्रण का प्रयास कर सकता है। गुणात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत आने वाला वस्तुओं पर उधार की न्यूनतम दरों को बढ़ाने से उधार की राशि कम हो जाती है, जिससे संबंधित वस्तु की कीमतें नियंत्रण में आ जाती है। प्राय न्यूनतम मार्जिन में उधार की न्यूनतम दरों को एक साथ प्रयोग में लाया जाता है। उधार की न्यूनतम दरों में वृद्धि का उद्देश्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। उधार की अधिकतम सीमाएं थर्ड पॉइंट है। इसमें क्या होगा, विभिन्न व्यवसायों के लिए उधार की सीमा निर्धारित करके भी शाख नियंत्रण का प्रयास किया जा सकता है। कभी कभी केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को यह भी कह देता है कि वे अमुक विधि के लिए अमुक अवधि के अमुक कार्य के लिए अमुक धनराशि से ज़्यादा उधार नहीं देंगे। इस प्रकार शाख पर सीमा निर्धारण करके भी शाख का नियंत्रण किया जा सकता है। इससे मुद्रास्फीति का भय कम हो जाता है। शाख नियंत्रण के गुणात्मक उपाय चुने हुए क्षेत्रों में शाख की पूर्ति को बढ़ाते हैं और अन्य क्षेत्रों में कम करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने के लिए शाख उपलब्ध करना एवं सट्टेबाजी व संग्रह के लिए शाख की पूर्ति पर रोक लगाना होता है। इसलिए इन्हें शाख नियंत्रण के चुने हुए गुणात्मक उपाय कहा जाता है। अब हम थर्ड इसमें देखेंगे शाख नियंत्रण के अन्य उपाय क्या। नैतिक दबाव है, मतलब केंद्रीय बैंक है वो नैतिक तक प्रेशर बना देता है एक तरह से। शाख नियंत्रण के मात्रात्मक उपायों के अलावा हमारे देश में केंद्रीय बैंक के द्वारा अपने नैतिक दबाव व प्रभाव का भी उपयोग किया जा सकता है। इस समय समय पर व्यापारिक बैंकों को पत्र लिखकर उन पर जोर डाला जाता है ताकि वे शाख को नियंत्रित करें, विशेष वस्तुओं पर उधार की राशि को कम करें। बैंकरों से इन उद्देश्यों के लिए विचार विमर्श भी किया जाता है। पिछले वर्षों में रिजर्व बैंक व व्यापारिक बैंकों में ऐसे विचार विमर्श कई बार हुए। विभिन्न बड़े अनुसूचित व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या बढ़ी है, जिससे नैतिक दबाव जैसे अस्त्र का महत्व और बढ़ गया है। समय समय पर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने व्यापारिक बैंकों को लिखे गए पत्र में इस बात पर बल दिया है कि प्रत्येक बैंक के स्तर पर शाख नियोजन इस प्रकार होना चाहिए कि शाख का उपयोग राष्ट्रीय उद्देश्यों प्राथमिकताओं के अनुरूप हो सके। अब इसमें सेकंड आ जाता है प्रचार। तो प्रचार की विधि अपना सकता है व्यापारिक बैंकों को शाख नियंत्रण की जोर देने के लिए। और फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही, कई बार वो सीधा असामान्य परिस्थिति में शाख नियंत्रण में प्रत्यक्ष कार्यवाही की विधि भी अपनाता है।
जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को कुछ कार्यों के लिए ऋण देने से रोक सकता है अथवा अन्य कड़े प्रतिबंध भी लगा सकता है। अब भारत में साख नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है, इसे हम देखेंगे। भारत में रिजर्व बैंक की नीति नियंत्रित साख विस्तार की रही है। इसके अंतर्गत बैंक ने देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए साख का विस्तार किया है, लेकिन अनुत्पादक कार्यों, सट्टेबाजी, अनुचित संग्रह व अन्य समाज विरोधी कार्यों के लिए साख को कम करने की नीति अपनाई है। हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि वर्तमान में बैंक दर व्यवहार में 8.25% है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कुछ कमी करने के आदेश से बैंकों में उधार की दरों में कम करने का संदेश है, ताकि निवेश और उपभोग को बढ़ावा देते। प्राय यह कहा जाता है कि भूतकाल में भारत में महंगाई नियंत्रण में रही, जिससे भारतीय महंगाई नियंत्रण में रही, तो मतलब आरबीआई ने मौद्रिक नीति को अच्छे से संचालित किया है, जिससे मौद्रिक नीति की सफलता प्रकट होती है, तो आरबीआई का कुशलतापूर्वक संचालन दिखता है। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कुछ मौद्रिक उपाय काम है, लेकिन मुद्रास्फीति की समस्या बहुत जटिल है, जिसे राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के मिले जुले प्रयोग एवं अन्य भौतिक नियंत्रणों व राशनिंग तथा उत्पादन वृद्धि आदि के व्यापक उपायों द्वारा ही हल किया जा सकता है। मूल रूप से ये समस्या उत्पादन बढ़ाने से संबंध रखती है। मुद्रास्फीति की समस्या पर केवल मौद्रिक उपायों से नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता। भारतीय रिजर्व बैंक ने मात्रात्मक साख नियंत्रण में गुणात्मक साख नियंत्रण के उपाय अपनाकर नियंत्रित साख विस्तार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है, जिससे इसे कुछ सीमा तक सफलता भी मिली है। कुछ क्षेत्रों में विश्वास किया जाता है कि यदि रिजर्व बैंक साख नियंत्रण के विभिन्न उपाय नहीं अपनाता तो संभवतः मुद्रास्फीति की स्थिति अधिक गंभीर हो जाती है। अब आरबीआई के गवर्नर का कहना है कि प्रतिवर्ष जो सरकार घाटे का बजट बनाती है, तो उस घाटे के बजट को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक को भारत सरकार को उधार देता है। तो जब सरकार के पास और पैसा जाता है तो बाजार में भी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। तो अब रिजर्व बैंक इस मुद्रा के सृजन को तो रोक नहीं सकता, तो फिर वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। अतः मुख्य कमी सरकार की राजकोषीय नीति की मानी जाएगी, क्योंकि सरकार ही बार बार उधार लेती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है। वास्तव में देखा जाए तो अभी तक भारत में केंद्रीय बैंक का करेंसी की पूर्ति पर कोई नियंत्रण नहीं रहा, क्योंकि उसको तो केंद्र सरकार के हिसाब से काम करना पड़ता है। वह केंद्र सरकार के कहने पर कागजी मुद्रा का प्रसार करता रहा। अतः केवल साख नियंत्रण के उपायों से ही काम नहीं चल सकता। सरकार को अपने व्यय पर भी नियंत्रण करना चाहिए और घाटे के बजटों का सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। हमें भारत में समस्त मुद्रा की सप्लाई को नियंत्रित व नियमित करने की आवश्यकता स्वीकार करनी होगी। अतः मौद्रिक नीति के साथ साथ राजकोषीय नीतियों पर भी समुचित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकारी व्यय की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी होती है, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो सरकारी व्यय पर पर्याप्त अंकुश लगाना भी जरूरी है। पिछले वर्षों में सरकार ने रेपो दर व रिवर्स रेपो दर का प्रयोग करके भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इससे मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करने में मदद मिली। अब हम देखेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट होती है जिस पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, और रिवर्स रेपो रेट होती है जिस पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों से पैसा लेता है। व्यापारिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियाँ रखकर रेपो रेट होती है जिस पर व्यापारिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियाँ रखकर रिजर्व बैंक से इस दर पर अल्पकालीन उधार लेते हैं। इस अर्थ से अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि होती है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक उधार लेंगे अल्पकाल के लिए, तो वो बाजार में पैसे को डालेंगे, पैसा डालेंगे तो तरलता में वृद्धि होगी। और रिवर्स रेपो रेट है जिस पर व्यापारिक बैंक को बस एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, उस एक्स्ट्रा पैसे को वो आरबीआई के पास अल्पकाल के लिए जमा करा सकते हैं। तो वो अपने एक्स्ट्रा पैसे को फ्रीज करवा देंगे आरबीआई के पास, तो बाजार में तरलता की कमी हो जाएगी क्योंकि वो उधार कम देंगे। इस तरह दोनों रेटों का भारत में काफ़ी उपयोग किया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों का परस्पर आपस में क्या संबंध है। कि फर्स्ट है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जैसे कृषि, निर्यात, लघु उद्योगों, स्वरोजगार में संलग्न व्यक्तियों व कारीगरों आदि को अधिक कर्ज की सुविधा देना। केंद्रीय बैंक देश में करेंसी व साख की पूर्ति को नियंत्रित करता है। यह बैंकों का बैंक व सरकार का बैंक होता है। आजकल भारत जैसे विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक का कार्य विकास को प्रोत्साहन देना भी हो गया है। इसलिए बैंक ऐसी नीति अपनाता है जिससे ऊपर वर्णित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए आवश्यक साख की मात्रा उचित लागत पर उपलब्ध की जा सके। साथ में केंद्रीय बैंक इस बात का भी ध्यान रखता है कि अनुत्पादक कार्यों, सट्टेबाजी और वस्तु संग्रह के लिए साख का उपयोग न होने दिया जाए। इस प्रकार केंद्रीय बैंक पर आर्थिक विकास के लिए साख संबंधी निर्णय लेने की पूरी जिम्मेदारी होती है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें व्यापारिक बैंकों के मार्फत साख नियंत्रण। सरकार आर्थिक विकास के लिए घाटे के बजट बनाती है
और घाटे की पूर्ति के लिए केंद्रीय बैंक से उधार लेती है। इस व्यवस्था में मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्रीय बैंक को उचित मौद्रिक नीति अपनानी पड़ती है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख सृजन की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। थर्ड हम देखेंगे केंद्रीय बैंक में व्यापारिक बैंकों की परस्पर निर्भरता। व्यापारिक बैंक भी साख सृजन करके मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करते हैं। ये केंद्रीय बैंक की नीति को कार्यान्वित करने में सहयोग देते हैं। जैसे साख सृजन किया, उन्होंने किसी को पैसा उधार दिया तो पैसा उधार देगा तो बाजार में सप्लाई तो मनी की बढ़ेगी ही। तो देश की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक व व्यापारिक बैंकों का मिला जुला योगदान होता है। केंद्रीय बैंक के निर्देशन में व्यापारिक बैंक अपने कार्यों का संचालन करते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के माध्यम से अपनी विभिन्न मौद्रिक और साख संबंधित बैंकिंग नीति को कार्यान्वित करता है। व्यापारिक बैंक आवश्यकता पड़ने पर कोषों के लिए केंद्रीय बैंक की तरफ देखते हैं। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के विभिन्न उपाय अपनाकर व्यापारिक बैंकों के रिजर्व कोषों को प्रभावित करता रहता है। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक पर व्यापारिक बैंकों के विकास की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के अंडर में आते हैं तो जितना उनका विकास होगा उतना ही देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो इसलिए केंद्रीय बैंक पर इनके विकास की जिम्मेदारी आ जाती है। वो बाद में कोई भी बैंक है उसको बैंकिंग व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले RBI से लाइसेंस लेना पड़ता है और उसके लिए बैंकों के लिए न्यूनतम परिदत्त पूंजी व रिजर्व अनुपात, नकद व अन्य तरल परिसंपत्ति के लिए शर्तें निर्धारित होती है। बैंकों की जांच करता है, उनके प्रबंध पर नियंत्रण रखता है। 19 जुलाई 1959 को 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के केंद्रीय बैंक व व्यापारिक बैंकों के संबंध में एक नया मोड़ आ गया था। तब से व्यापारिक बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जैसे कृषि, लघु उद्योग, स्वरोजगार में संलग्न व्यक्तियों, ग्रामीण कारीगरों आदि को अधिक मात्रा में कर्ज देने लगे थे। अब सरकार का भारतीय स्टेट बैंक से व्यापारिक बैंकों की जमा राशियों के 90% पर अधिकार हो गया। संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित व प्रभावित होने लगी। जून 1980 में 6 और बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अधिनियम पारित किया गया था। इस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक व उसके सहायक बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के 28 बैंक हो गए थे। लेकिन बाद में न्यू बैंक ऑफ इंडिया के पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिए जाने से इनकी संख्या घटकर 27 रह गई थी। बाद में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के घोटाले के बाद इसे भी एक निजी क्षेत्र के बैंक में विलीन करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि केंद्रीय बैंक व व्यापारिक बैंकों का परस्पर गहरा संबंध है। दोनों मिलकर बैंकिंग जगत की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का मित्र, दार्शनिक व मार्गदर्शक होता है और व्यापारिक बैंकों को आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध कराता है। व्यापारिक बैंक उत्पादन के क्षेत्रों से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं, कृषि, उद्योग व व्यापार आदि को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। सफल बैंकिंग के लिए केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के कार्यों में पूर्ण तालमेल स्थापित होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक को कार्य संचालन की अधिक स्वायत्तता व स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल व सक्षम हो सकेगा। साथ में सरकार को भी अपने वित्तीय घाटे व व्यय को सीमित करने चाहिए, अन्यथा अकेला रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। वर्तमान में रिजर्व बैंक इस बात का प्रयास कर रहा है कि यदि देश में मुद्रास्फीति की संभावनाओं व प्रत्याशाओं में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी रूप से कमी आ सके तो वह उदार व मौद्रिक साख नीति को अपनाने की तरफ बढ़ सकता है तथा RBI द्वारा उधार देने की ब्याज की दरें विशेषतः रेपो रेट को कम करने से संभव हो सकता है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्यापारिक बैंकों के बारे में अध्ययन करेंगे कि व्यापारिक बैंकों की प्रवृत्ति क्या है। थैंक यू।